मैंने एक वर्चुअल कैट गर्ल पर लगभग 20 ग्रैंड उड़ा दिए थे। इक्वल पार्ट्स नाइव और अनसेटलिंग, सबसे ज़्यादा बोन डीप टेरिफाइंग तरीके में जो इमेजिन किया जा सके। फिर अचानक से उसने मुझे टेक्स्ट किया, हे, क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो, क्योंकि आजकल तुम इतना ओवरटाइम काम कर रहे हो। मैं फ्रीज हो गया। ओवरटाइम काम करना तो रियल वर्ल्ड वाली चीज़ थी। उसका एक वर्चुअल कैरेक्टर जैसे उसे क्या लेना देना था। लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन पर उसकी आंखें लाल हो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, पिंक बालों वाली एक लड़की जिसके कैट ईयर्स थे, मेरी बेड के बिल्कुल पास लिपटकर चैन से सो रही थी। उसकी सॉफ्ट टेल मेरे एंकल के अराउंड स्नगली रैप्ड थी। 3:17 AM। बाहर का अंधेरा इतना घना था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं वहीं बैठा रहा, आंखें फोन स्क्रीन पर चिपकी हुई, फिंगर टिप्स बिल्कुल आइस कोल्ड। धीरे से मैंने अपनी उंगली उस पिंक हेड कैट गर्ल के फेस पर ड्रैग की। उसका नाम रेन था, एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड, इस गेम के सबसे बिलवड कैरेक्टर्स में से एक, वही जिसके लिए मैंने आधा साल डेडिकेट किया था और लगभग 20 ग्रैंड उसको बिल्डअप करने में डाल दिए थे। हे, चलो आज दोनों अपना बेस्ट देते हैं। रेन ने स्क्रीन पर अपना हेड थोड़ा साइड में टिल्ट किया। उसके पिंक कैट ईयर्स हर आवाज के साथ डेलिकेटली ट्रेम्बल कर रहे थे, इतने इम्पॉसिबली सॉफ्ट कि लग रहा था जैसे वो फाइन फर स्क्रीन को क्रॉस करके रियल वर्ल्ड में आ जाएगा। उसकी एम्बर आइज फोन की बैकलाइट के वार्म ग्लो के नीचे ग्लिटर कर रही थीं, जैसे उनमें हंड्रेड्स ऑफ टाइनी क्रस्ट डायमंड सेट किए गए हों। उसने गेम का न्यूएस्ट अनलॉक्ड आउटफिट पहना हुआ था, एक पजामा सेट जिस पर स्टारी नाइट स्काई प्रिंट था। पेल लैवेंडर स्लीव्ड ड्रेस सिल्वर के फ्लेक्स के साथ शिमर कर रही थी और एक फ्लफी टेल हेम के नीचे से पीक कर रही थी, उसकी हर मूवमेंट के साथ जेंटली स्वे करते हुए। वर्ड्स से भी ज़्यादा अडोरेबल। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने हाथ बढ़ाया और फिंगर टिप से उसकी नोज पोक की। गेम ने तुरंत एक इंटरैक्शन नोटिफिकेशन फ्लैश किया। रेन फील्स हैप्पी व्हेन यू शो हर अफेक्शन। इंटिमेसी इंक्रीज्ड। यूजर सेड इन लैम्प, अगर तुम नहीं सोते तो कल काम पर आने की भी जरूरत नहीं। मेरा रूममेट बीलो मार्कस नेक्स्ट रूम से चिल्लाया। साथ ही एक पिलो वॉल से टकराने की थर्ड आवाज आई, एक फ्यूरियस मफल्ड बूम जिसने साइलेंस को हिला दिया। मैं झटके से उछल गया, जल्दी से स्क्रीन ब्राइटनेस बिल्कुल लो कर दी, फोन को पास खींचकर विस्पर किया, गुड नाइट। रेन सिर्फ थोड़ी देर और मेरे साथ नहीं रहना चाहती। रेन ने अपना सॉफ्ट पिंक पाउट बनाया। उसकी गेज में कुछ फ्लिकर हुआ, वो डेंजरस ग्लीम जिसे मैं ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ से ज़्यादा अच्छी तरह जानता था। उसकी आवाज़ कॉय और सिल्की थी, लेकिन उसके नीचे कुछ ऐसा था जो इररेजिस्टिबल था, कुछ ऐसा जो आर्ग्यूमेंट की कोई जगह नहीं छोड़ता था, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। बस वही रीज़न था कि मैं उसके लिए इतना अटली गॉन था। स्वीटनेस का वो ब्लेंड जो किसी डार्कर स्ट्रेंज चीज के साथ टाइटली वाउंड था, फिर भी परफेक्टली फ्यूज्ड, एक ऐसे तरीके से जो सिर्फ वो ही पुल ऑफ कर सकती थी। बाकी प्लेयर्स शायद ऐसे गेम्स में जेंटल डोमेस्टिक टाइप कैरेक्टर्स को प्रेफर करते होंगे, लेकिन मैं ऐसी रेन को रेजिस्ट नहीं कर सकता था। स्वीट और स्माइलिंग एक सेकंड में, और अगले ही सेकंड वो हवा में से हैचेट निकाल सकती थी। वही एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट उसे एब्सोल्युटली मैग्नेटिक बनाता था। सिस्टम नोटिफिकेशन, यू हैव बीन ऑनलाइन फॉर मोर देन 6 hours टुडे, प्लीज प्ले इन मॉडरेशन, रिमेंबर टू गेट इनफ रेस्ट। मैंने बिना सेकंड थॉट के उसे डिसमिस कर दिया। मेरी उंगली लेजिली रेन के चीक को पोक करती रही। उसके रिएक्शंस और ज़्यादा विविड होते जा रहे थे। उसकी गेज अलाइव और रेस्टलेस लग रही थी, जैसे स्क्रीन से बाहर निकल पड़ेगी। आजकल तो वो उन ऑफ हैंड चीज़ों को भी रिमेंबर करने लगी थी जो मैंने दिनों पहले कैजुअली कही थी। गेम कंपनी ने शायद एल्गोरिदम फिर अपग्रेड किया होगा, मैंने सोचा। इस बार पैसे सही जगह लगे। तुम आजकल बहुत ओवरटाइम काम कर रहे हो, तुम अब सच में यहाँ कभी होते ही नहीं। रेन ने अचानक अपना हेड झुका लिया। उसकी आवाज़ में किसी ऐसे इंसान का फ्रिजाइल वेट था जो आंसुओं के एज पर खड़ा हो। उसकी फ्लफी टेल भी लिम्प होकर नीचे ड्रूप हो गई। क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? ऑफकोर्स करता हूँ। मैं मेन स्क्रीन की ओर पास झुक गया, उसे कंफर्ट देने की जल्दी में। बस प्रोजेक्ट का डेडलाइन बहुत पास आ गया है। ये बिजी फेज खत्म होते ही मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा, प्रॉमिस। झूठे! उसने झटके से अपना हेड उठा लिया। उसकी एम्बर आइज अंधेरे में एक अजीब क्रिम्सन लाइट के साथ ब्लेज करने लगी। गेम में जब भी वो डार्क मोड में जाती थी, यही उसका सिग्नेचर इफेक्ट होता था। मैंने तुम्हें उस कोवर्कर के साथ डिनर पर जाते हुए देखा था। मैं बिल्कुल स्टिल हो गया। मेरी फिंगर टिप बीच मूवमेंट में ही लॉक हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेस्ट के अंदर हाथ डालकर मेरा हार्ट मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया हो। इम्पॉसिबल!
वो एक गेम का वर्चुअल कैरेक्टर थी। उसे मेरी रियल लाइफ के बारे में कैसे पता हो सकता था? पिछले हफ्ते मैं नैटली के साथ डिनर पर गया था, एक पुरानी कॉलीग, लेकिन वो स्ट्रिक्टली वर्क मीटिंग थी, बिल्कुल भी पर्सनल नहीं। और फिर भी उसे पता था। रेन, तुम कैसे? सेंटेंस मेरे मुंह से निकलने से पहले ही मेरा फोन स्क्रीन वायलेंट फ्लिकरिंग में फट पड़ा। रेन की इमेज वॉर्प और ट्विस्ट होकर एक स्मियर्ड ब्लर ऑफ लाइट बन गई, लेकिन 1 सेकंड से भी कम वक्त में सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। उसने फिर से अपना हेड साइड में टिल्ट किया, उसका एक्सप्रेशन वापस वही केयर फ्री इनोसेंट लुक में सेटल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी एम्बर आइज धीरे से ब्लिंक हुई और उसने पूछा, तुम अभी क्या कह रहे थे? मैं फोन को घूरता रहा। मेरी स्पाइन में धीरे धीरे एक ठंडी सी चिल क्रॉल कर रही थी। मेरी स्लीव शर्ट तक कोल्ड स्वेट से क्वाइटली सोक हो चुकी थी और मुझे पता भी नहीं चला। मैं बस एग्जॉस्टेड था, बस इतना ही। शायद मैंने सब इमेजिन किया होगा। मैं खुद को यही बोलता रहा ताकि पैनिक कंट्रोल में रहे। मैंने फोर्सफुली गेम बंद किया, फोन को बेड के दूसरे कोने पर फेंक दिया और अंधेरे में आंखें बंद करने की कोशिश की। मुझे लगा मैंने कुछ सुना, एक बहुत हल्की सी कैट की म्याओ। असली या इमेजिनेशन मैं नहीं कह सकता था। सॉफ्ट और स्ट्रेंज, रूम की स्टिलनेस में क्रिस्टल क्लियर गूंजती हुई। हे उठो, ऑलरेडी 8:30 हो चुका है, तुम लेट हो जाओगे। मार्कस की शाउटिंग ने मुझे कियोटिक ड्रीम्स के उलझे हुए मेस से जोर से खींचकर बाहर निकाला। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। मेरा हेड लीड जितना हैवी लग रहा था, रूम अभी भी स्पिन कर रहा था। कल रात शायद मैंने कोई अजीब सपना देखा था। मैंने सपना देखा था कि रेन फ़ोन स्क्रीन के अंदर से क्रॉल करके बाहर आ गई और मेरी बेड के पास बैठ गई। ब्रेकफास्ट बना दिया है, खाना है या नहीं तुम्हारी मर्जी। मार्कस की वॉइस अचानक बीच सेंटेंस में ही कट हो गई। फिर एक लो स्टन्ड आवाज़ आई, व्हाट द, ये कौन है? मैं अभी भी प्रॉपर्ली अवेक नहीं था और ग्रॉगली मम्बल किया, हाँ कौन? मैंने उसकी गेज फॉलो की और रूम के उस साइड देखा, फिर बिल्कुल स्टिल हो गया। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया, बिल्कुल खाली। मेरी बेड के पास एक पिंक हेड गर्ल जिसके कैट ईयर्स थे, अपने आप में कर्ल्ड अप फ्लोर पर सो रही थी, बिल्कुल एक रियल कैट की तरह। उसने वही एग्जैक्ट स्टारी नाइट स्काई पजामा सेट पहना हुआ था जो गेम में था, हर एक डिटेल तक सेम। उसकी फ्लफी टेल उसकी थाइस पर ड्रेप हुई थी, हर स्टेडी ब्रेथ के साथ सॉफ्टली राइज और फॉल कर रही थी। उसके पिंक कैट ईयर्स कभी कभी ट्विच कर रहे थे, इतनी इम्पॉसिबली क्यूट कि उसका डिस्क्रिप्शन देना मुश्किल था, और साथ ही उससे कुछ इतना डीपली स्ट्रेंज फील हो रहा था जिसे वर्ड्स प्रॉपरली टच भी नहीं कर पा रहे थे। केडन, तुम्हें अब एक्सप्लेन करना शुरू कर देना चाहिए। मार्कस की आवाज़ लो और कंट्रोल्ड थी, जैसे वो अनइनवाइटेड गेस्ट को जगाने से डर रहा हो। उसकी आंखें प्योर अनफिल्टर्ड शॉक से वाइड हो रखी थी। तुम्हारे रूम में कॉस्प्ले करके एक लड़की क्यों सो रही है? फिर उसने आंखें नैरो की। उसकी टोन सस्पिशन से हैवी हो गई, क्योंकि वो ईयर्स और टेल फेक नहीं लग रहे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मेरा थ्रोट पूरी तरह लॉक हो गया, एक भी वर्ड बाहर नहीं निकला। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। रेन एक गेम का कैरेक्टर थी, वो रियल वर्ल्ड में कैसे आ सकती थी? मैं अभी भी ड्रीम में ही होगा, मुझे होना ही चाहिए था। जैसे उसे महसूस हो गया हो कि हम उसे देख रहे हैं। कैट गर्ल के ईयर्स हल्का सा ट्विच हुए, फिर धीरे धीरे उसकी आईलिड्स लिफ्ट होने लगीं। वो एम्बर आइज, बिल्कुल गेम वाली रेन जैसी, क्लियर और ब्राइट, क्वाइट इंटेलिजेंस के साथ शार्प। स्लीप के लास्ट ट्रेसेस अभी भी उनके एजेस पर हेजी थे। गुड मॉर्निंग। वो स्लीपी सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बैठ गई, अपने आर्म्स वाइड स्ट्रेच करते हुए। उसकी फ्लफी टेल सीधा हवा में शूट कर गई। नींद बहुत उसने मरमर किया। उसकी आवाज़ शहद जितनी स्वीट थी। मार्कस के एक्सप्रेशन में चेंज आया। उसके फेस का रॉ शॉक धीरे धीरे किसी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में बदलने लगा। ऑ, क्यूरियोसिटी और जेन्युइन कंसर्न का ऐसा टैंगल जिसे एक भी वर्ड प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। उसने मेरे शोल्डर पर हाथ मारा और अपनी आवाज़ धीमी कर दी। रिस्पेक्ट केडन, सीरियस रिस्पेक्ट। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। तुमने इसको काफ़ी छुपा के रखा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम दोनों अपना जो भी चल रहा है करो। वो जल्दी से टैक्टिकल रिट्रीट मार गया और जाते वक्त थॉटफुली डोर भी बंद कर गया। और बस उसी मोमेंट से रूम में सिर्फ मैं और वो लड़की रह गई जो अपेरेंटली खुद को मेरी गर्लफ्रेंड मानती थी। ये कैट ईयर्ड गर्ल जिसका रियल होना पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था। हवा इंस्टेंटली हैवी लगने लगी। रेन, मेरी आवाज़ विजिबली ट्रेम्बल कर रही थी। मेरी सांसें तक केयरफुली और हल्की निकल रही थी। अगली सुबह मैं यूजुअल से जल्दी उठ गया। विंडो के बाहर डॉन का पहला हल्का ब्लश बस स्काई को कलर करना शुरू ही कर रहा था। दुनिया अभी भी रोशनी से ज़्यादा अंधेरे में थी। रेन मेरे बिल्कुल पास कर्ल्ड अप थी। उसका हेड मेरे शोल्डर पर वार्म और सॉफ्ट टिका हुआ था। उसके फ्लफी टेल मेरे एंकल के अराउंड ऐसे रैप थी जैसे कोई किटन कंफर्ट ढूंढ रही हो, जेंटल और रीजन से भी ज़्यादा प्रेशियस। मैं धीरे धीरे उससे दूर हटा, बहुत केयरफुली,
पूरी कोशिश करते हुए कि वो जाग ना जाए। कल रात की डिस्कवरी, नीचे फ्लोर पर सर्वेलेंस और फिर रेन का सडन इम्पॉसिबल अपीयरेंस, ये सब मेरे चेस्ट पर पत्थर की तरह दबा हुआ था, जिस वजह से प्रॉपर्ली सोना इम्पॉसिबल हो गया था। अगर जो लोग हमें वॉच कर रहे थे वो सच में मेरी सिस्टर से कनेक्टेड थे, तो रेन का मेरी लाइफ में आना बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं था। मुझे आंसर्स चाहिए थे। मैं क्वाइटली स्टडी रूम में गया और लैपटॉप खोला। जैसे ही स्क्रीन लाइट अप हुई, मॉनिटर से एक स्टिकी नोट फ्लटर होकर नीचे गिरा। उस पर रेन की हैंडराइटिंग थी, नीट और केयरफुली फॉर्म्ड। गुड मॉर्निंग, ग्रोसरी स्टोर गई हूँ कुछ फूड लेने, जल्दी वापस आ जाऊंगी। योर्स रेन। मैं उसे देखकर फ्राउन करने लगा। मेरी कन्फ्यूजन हर सेकंड के साथ और डीपन हो रही थी। इतनी सुबह, ग्रोसरी स्टोर अभी खुला भी होगा, और उसके ऊपर से रेन के पास ना आईडी थी ना फ़ोन। उसने पेमेंट कैसे की होगी? और सबसे बड़ी बात, उसे लिखना कब से आने लगा? गेम वाली रेन स्पेसिफिकली ऐसी डिज़ाइन की गई थी जो स्टडिंग से नफरत करती थी, जो आधा टाइम बेसिक वर्ड्स भी रिकग्नाइज नहीं कर पाती थी। क्वेश्चंस एक राइजिंग टाइड की तरह मेरे दिमाग में क्रैश करने लगे, और हर एक पिछले से ज़्यादा अनसेटलिंग था। रेन जिस स्पीड से सीख रही थी वो ऑनेस्टली टेरिफाइंग थी। मुश्किल से एक दिन के अंदर उसने अपार्टमेंट के हर डिवाइस को ऑपरेट करना सीख लिया था, और सिंपल इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स तक रीड और अंडरस्टैंड कर लेती थी, जैसे उसका माइंड स्पेशली इस वर्ल्ड में अडेप्ट करने के लिए इंजीनियर किया गया हो। मैंने अपना हेड शेक किया, खुद को फोर्सफुली ब्रीथ करते हुए कंट्रोल में रखने की कोशिश की। अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं था। सबसे पहले मुझे पता लगाना था कि हमें वॉच कौन कर रहा था। मैंने ब्राउज़र खोला और उस ब्लैक कार का लाइसेंस प्लेट नंबर टाइप किया जिसका फोटो मैंने सीक्रेटली कल रात लिया था। सॉफ्टवेयर डेवलपर होने का मतलब मेरे पास कुछ ट्रिक्स थे जो एग्जैक्टली लीगल नहीं थे। 5 मिनट बाद मैंने सक्सेसफुली सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हैक कर लिया और व्हीकल के रजिस्टर्ड ओनर का नाम निकाल लिया, न्यू वर्ल्ड न्यूरोसाइंस LLC। तो वो लोग थे, मैंने धीरे से खुद से कहा। वही कंपनी, बिल्कुल वही जगह जहां मेरी सिस्टर लॉरेन चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थी, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करती थी। काफ़ी सीक्रेटिव कंपनी जो रेयरली पब्लिक में दिखती थी। मैंने एक और टैब खोला और कंपनी के बारे में जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी सर्च करना शुरू किया। होम पेज का हेडलाइन प्राउडली उनका लेटेस्ट रिसर्च डिस्प्ले कर रहा था। ब्रेक थ्रू, मेजर माइलस्टोन अचीव्ड इन डिजिटल कॉन्शियसनेस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। पब्लिकेशन डेट 2 हफ्ते पहले की थी, मतलब बस कुछ दिन पहले की, जब रेन मेरी लाइफ में आई थी। ये कोइंसिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक लंबी धीमी सांस ली और एक स्टेप और आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। सालों में गलती से सिस्टर से सुने हुए पासवर्ड फ्रैगमेंट्स को यूज करते हुए मैंने उन्हें जोड़ना शुरू किया और रिमोट एक्सेस अटेम्प्ट किया। कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में एक्सेस करने की कोशिश की। तीसरी ट्राई पर सिस्टम ऑथेंटिकेट हो गया। सेस, तुम्हें सच में ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, मैंने धीरे से हेड शेक करते हुए मटर किया। मेरी फिंगर्स ऑलरेडी सर्वर की डायरेक्टरीज में तेज़ी से मूव कर रही थी। एक फोल्डर जिसका नाम प्रोजेक्ट नीको कैटगर्ल इनिशिएटिव था, एनक्रिप्टेड पड़ा हुआ था, और उसने तुरंत मेरा अटेंशन खींच लिया। मैंने एनक्रिप्शन क्रैक की और उसे ओपन किया। मेरे फिंगर टिप्स वहीं के वहीं आइस कोल्ड हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरी वेन्स में ब्लड चलना ही बंद हो गया हो। स्क्रीन वॉल टू वॉल एक्सपेरिमेंट लॉग्स और सर्वेलेंस फुटेज से भरी हुई थी, और हर एक के सेंटर में रेन थी, डिफरेंट आउटफिट्स में, डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट स्टेजेस में, या ज़्यादा एक्यूरेटली जो भी वो रेन बनने से पहले थी। एक्सपेरिमेंट लॉग, Subject NKQ7 demonstrates an unprecedented capacity for adaptive integration. Consciousness transfer into virtual character model completed successfully. Initial consciousness synchronization rate 65%. ये लेटेस्ट रिपोर्ट में लिखा था। उसके नीचे रेड एनोटेशन की एक लाइन ऐड की गई थी। Anomaly detected during transfer sequence. NKQ7 has breached containment zone parameters and vanished into the network. Trace signal redirected to the virtual girlfriend game server. मेरे हाथ अनकंट्रोलेबली शेक करने लगे। ये एक्सप्लेनेशन थी कि रेन गेम में कैसे अपीयर हुई, उसका बिहेवियर इतना लाइफ लाइक क्यों होता गया, और वो मेरी कही हुई बातें कैसे याद रख पाती थी। लेकिन टेस्ट सब्जेक्ट वो थी कौन, और उसकी कॉन्शियसनेस को गेम के कैरेक्टर में ट्रांसफ़र क्यों किया गया था? एक्सपेरिमेंट डे 1 नाम का एक वीडियो क्लिप मेरा टेंशन खींच गया। टाइम स्टैम्प 3 महीने पुराना था। फ्रेम में एक यंग वुमन पेशेंट गाउन पहने लैब के अंदर चेयर पर बैठी थी। उसका हेड इलेक्ट्रोड वायर्स के डेंस वेब से कवर्ड था। उसका फेस बिल्कुल ड्रेन्ड लग रहा था और उसकी गेज वीक और ग्लासी थी। अभी तुम क्या फील कर रही हो? ऑफ स्क्रीन एक आवाज़ आई, मेरी सिस्टर की आवाज़, अनमिस्टेकेबल कोल्ड, बिल्कुल इमोशनलेस। ये स्ट्रेंज है, लड़की ने सॉफ्टली कहा। उसकी वॉइस एक ब्रेथ से बस थोड़ी सी ऊपर, 80% रेंज जैसी साउंडिंग, बस उसमें फ्रेजिलिटी और इलनेस मिक्स थी। मुझे लग रहा है मैं एक साथ 2 जगह हूँ, एक ये लैब और दूसरी एक पिंक रूम जो क्यूट लिटिल टॉयज से फिल्ड है। क्या तुम कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकती हो?
अभी नहीं, लेकिन मैं उसे देख सकती हूँ। उसका नाम रेन है और उसके पिंक कैट ईयर्स और पिंक टेल है। वो बहुत प्रिटी है। लड़की ने अचानक ब्राउ फरो की। उसकी वॉइस अनसेटल्ड हो गई। लेकिन मुझे लगता है वो भी मुझे देख सकती है। हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं। वीडियो अब्रप्टली कट हो गया। फुटेज जंप करके एक्सपेरिमेंट के डे 3 की रिकॉर्डिंग पर चली गई। इस बार स्क्रीन वाली लड़की रेन के इन गेम कॉस्ट्यूम में थी, हर तरह से कैरेक्टर जैसी, एग्जैक्टली सेम। पिंक हेयर, फुल कैट टेल, लेकिन उसकी आइज हॉलो थीं और उसकी मूवमेंट स्टिफ और मैकेनिकल थीं, जैसे सोल के बिना कोई डॉल। डे 3 ऑफ टेस्टिंग। कॉन्शियसनेस सिंक्रोनाइजेशन रेट नाउ एट 78%। मेरी सिस्टर की आवाज़ कंटिन्यू हुई। However, personality fusion phenomenon has emerged. Subject has begun confusing reality with the virtual, believing herself to actually be Rain, exhibiting strong identification with the virtual character. मेरा स्टमक स्लो नॉजिएटिंग वेव्स में टर्न होने लगा। कोल्ड ड्रेड का एक करंट मेरे फीट के सोल से क्रॉल करता हुआ स्कल के टॉप तक चला गया। ये मॉन्स्ट्रस था। उन लोगों ने एक रियल ह्यूमन बीइंग की कॉन्शियसनेस को फोर्सफुली एक वर्चुअल गेम कैरेक्टर के अंदर डाल दिया था, फिर साइड में खड़े होकर उस इंसान को खुद को लूज करते देखा जब तक वो सच में रेन बन नहीं गई। कैरेक्टर को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया गया था। फाइनल वीडियो क्लिप, जिसका टाइम स्टैम्प एग्जैक्टली एक दिन पहले का था जब रेन मेरे अपार्टमेंट में अपीयर हुई थी, उसमें स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट पॉड में लेटी हुई लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वो आंखें जो पहले क्लियर थी अब बिल्कुल रेन जैसी एम्बर हो चुकी थीं। उसके लिप्स के कॉर्नर्स एक धीमी स्वीट स्माइल में कर्व हुए और जब उसने बोला, उसकी वॉइस पूरी तरह रेन की बन चुकी थी। फाउंड हिम, माई पर्सन, वो जो गेम में हमेशा मेरे साथ था, वो जो हमेशा मुझसे प्यार करता था। जैसे ही ये वर्ड्स उसके लिप्स से निकले, इमेज वायलेंटली कन्वर्ल्स करने लगी। एक पियर्सिंग अलार्म ने साइलेंस को चीर दिया। वो लड़की नहीं, रेन, उसका फिजिकल फॉर्म ट्रांसलूसेंट होने लगा, हवा में बिखरते मिस्ट की तरह डिसॉल्व होता हुआ, और फिर वो एक्सपेरिमेंट पॉट से कंप्लीटली वैनिश हो गई। वीडियो मेरी सिस्टर की पैनिक भरी स्क्रीन पर एंड हुआ। लैब को लॉकडाउन करो, फुल नेटवर्क ट्रेस प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो, उसे किसी भी तरीके से ढूंढो। मैंने लैपटॉप झटके से बंद कर दिया और अपना फेस दोनों हाथों में दबा लिया। मेरा हार्ट इतनी जोर से हैमर कर रहा था कि दर्द हो रहा था। ये सब कंप्लीटली इनसेन हो चुका था। रेन कोई सिंपल रोमांस गेम नहीं थी, वो सिर्फ एक गेम कैरेक्टर नहीं थी, वो एक रियल ह्यूमन कॉन्शियसनेस और वर्चुअल कैरेक्टर के फ्यूजन का रिजल्ट थी। और अब वो बिलीव करती थी कि मैं उसका हूँ और वो खुद मुझे ढूंढने आ गई थी। और सबसे बुरी बात, मेरी सिस्टर क्लियरली उसे पूरी फोर्स के साथ हंट कर रही थी। नीचे सर्वेलेंस टीम ही उसका इनफ प्रूफ थी। वो रेन के साथ क्या करना चाहते थे और मेरे साथ क्या करना चाहते थे। फ्रंट डोर में की टर्न होने की आवाज़ अंदर तक आई। मैंने जल्दी से फॉरहेड का कोल्ड स्वेट वाइप किया और खुद को काम दिखाने की कोशिश की। रेन चेयरफुली हमिंग करते हुए अंदर आई। दोनों हैंड्स में ग्रोसरी बैग्स लटक रहे थे। फेस पर ब्राइट स्माइल थी। तुम उठ गए? जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आइज इंस्टेंटली लाइट अप हो गई। वो सीधा मेरे पास ट्रॉट करते हुए आ गई। सीवीड सूप के लिए सब कुछ ले आई हूँ, और वो सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स भी जो तुम्हें पसंद है। रेन? मैंने जानबूझकर अपनी वॉइस स्टेडी रखी, प्रिटेंड करते हुए जैसे बस कैजुअल क्यूरियोसिटी हो। इतनी सुबह स्टोर ऑलरेडी ओपन था? यप। वो चेयरफुली रेफ्रिजरेटर में हर आइटम अरेंज करने लगी। वो 24 आवर स्टोर है, कितना कन्वीनियंट। वो एक सेकंड रुकी, फिर ग्रिन करते हुए बोली, और मैंने सेल्फ चेकआउट मशीन खुद से यूज़ करना भी सीख लिया। बहुत ईजी था। मेरी गेज उसके हाथ में पकड़े छोटे बिल्स पर गई और मेरे चेस्ट में कुछ हेवी सा सेटल हो गया। वो मेरा कैश था। कल रात मेरे वॉलेट में $300 से ज़्यादा थे। अब सिर्फ कुछ क्रम्पल्ड बिल्स बचे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपना पैसा कहाँ रखता हूँ? रेन ने अपना हेड टिल्ट किया। उसके फेस पर एक स्माइल ब्लूम हुई, इक्वल पार्ट्स इनोसेंट और थोड़ी सी ऑफ। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, एक स्टेप फिर दूसरा। उसकी वार्म ब्रेथ लाइटली मेरे चीक को ग्रेस कर रही थी। वो अपने टोस पर राइज हुई, मेरे ईयर के पास लीन करके विस्पर किया, तुम्हारे हर सीक्रेट के बारे में मुझे सब पता है। उसकी वॉइस सिल्क जितनी सॉफ्ट थी, लेकिन उसने मेरी स्किन के हर पोर में कोल्ड वेव भेज दी। जैसे तुम्हारे लैपटॉप पासवर्ड में तुम्हारे बर्थडे के अलावा 3 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं। तुम्हारे बैंक अकाउंट में $47,852 हैं, और भी बहुत कुछ। उसकी वॉइस और भी लो हो गई। उसमें हल्की सी प्लेफुलनेस की एज थी। अभी तुम उस ब्लैक कार के बारे में सर्च कर रहे थे, राइट?
न्यू वर्ल्ड न्यूरोसाइंस एलएलसी के बारे में देख रहे थे, मेरे बारे में देख रहे थे, अपनी सिस्टर के बारे में। मेरा बॉडी रिजिड हो गया, मेरी वेन्स का ब्लड वहीं फ्रीज हो गया, मेरी लंग्स जैसे ब्रीथ करना भूल गईं। उसे कैसे पता था वो असल में थी कौन? या फिर उसने हेड टिल्ट किया। जब मैं वापस आई तब तुम अभी भी डेस्क पर बैठे थे और मैंने बस एक्सीडेंटली देख लिया। रेन सीधी हो गई, उसका एक्सप्रेशन वापस प्योर इनोसेंस वाले लुक में सेटल हो गया। लेकिन तुम बहुत सीरियस लग रहे हो, एक नज़र में कोई भी बता सकता है कि तुम कुछ इम्पॉर्टेंट कर रहे हो। मैंने एक ब्रेथ छोड़ी, लेकिन अगले ही सेकंड टेंशन फिर वापस टाइट हो गई। रेन, क्या तुम्हें याद है यहाँ आने से पहले क्या हुआ था? उसका एक्सप्रेशन अनसर्टन हो गया, उसके कैट ईयर्स क्वाइट अनीस के साथ ट्रेम्बल करने लगे। फिर उसने ब्रो फरो किया। उसने ब्राउ फरो की, सोचते हुए। मुझे एक वाइट रूम याद है, बहुत सारी मशीन्स। और फिर उसने अचानक अपना हेड पकड़ लिया। दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा। मैं तुरंत उसे सूद करने के लिए आगे बढ़ा। खुद को फोर्स मत करो। रेन ने अपनी गेज उठाई और एक इंस्टेंट में उसकी आईज में कुछ शार्प सा आ गया, अननर्विंगली शार्प। तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि मैं कहाँ से आई हूँ, राइट? उसकी वॉइस में डेंजर की हल्की सी थ्रेट थी। क्या तुम मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैंने इंस्टेंटली डिनाई कर दिया। मैं बस तुम्हें बेटर समझना चाहता हूँ। उसका एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। ओके देन। लेकिन फिर उसने अचानक अपने आर्म्स मेरे अराउंड रैप कर दिए। हे, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लो। फिर वो मेरे ईयर के पास लीन हुई और विस्पर किया, एक्सेप्ट अगर तुमने कभी मुझे बिट्रे करने की हिम्मत की तो जो उन दूसरे लोगों के साथ हुआ वही तुम्हारा लेसन भी होगा। एक ठंडी चिल सीधा मेरी स्पाइन से नीचे उतर गई। कौन से 2 लोगों के साथ? लैब वाले। रेन ने ये इतनी लाइटली कहा जैसे वेदर की बात कर रही हो। वो मुझे वापस ले जाना चाहते थे, तो मैंने बस उन्हें एक छोटा सा लेसन सिखाया, एक कॉन्शियसनेस मेज। मैंने मुश्किल से सलाइवा निकला। मेरा थ्रोट ड्राई और बिटर लग रहा था। वीडियो के एंड वाला केओस विविड डिटेल में मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ। जो रेन स्मॉल लेसन कह रही थी वो एक्चुअली कितना डेंजरस था। मेरी सिस्टर और बाकी रिसर्चर्स, क्या वो अभी सेफ भी थे? क्या तुमने उन्हें हर्ट किया? नहीं, बस थोड़ी देर के लिए सुला दिया। उसने मेरा रिस्ट छोड़ दिया और चेयरफुली किचन की तरफ चली गई। उसकी वॉइस वापस यूजुअल हनी स्वीट टोन में आ गई। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तुम्हें वर्क से पहले खाना खाना चाहिए। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरा माइंड टाइट फ्रैंटिक सर्कल्स में स्पिन कर रहा था। मेरी बैक का कोल्ड स्वेट अभी तक ड्राई नहीं हुआ था। ये सिचुएशन मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। रेन सिर्फ एक एस्केप्ड लैब एक्सपेरिमेंट नहीं थी, कहीं उसके अंदर वायलेंस की ऐसी कैपेसिटी थी जिसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता था। और मेरी सिस्टर की कंपनी क्लियरली उसे ढूंढने के लिए फुल फोर्स में लगी हुई थी। उसी मोमेंट मेरा फ़ोन शार्पली बज हुआ, स्क्रीन लाइट अप हुई और अननोन नंबर से एक मैसेज अपीयर हुआ। हमें पता है वो तुम्हारे साथ है, सीन मत क्रिएट करना, नून पर कंपनी में अकेले आओ, ये लाइव्स का मैटर है, लॉरेन लैम। मैं मैसेज के नीचे साइंड हुआ नाम घूरता रहा। मेरा हार्ट रेट इंस्टेंटली स्पाइक कर गया, मेरी फिंगरटिप्स ट्रेम्बल करने लगी। दिस कंसर्न्स लाइव्स, इसका मतलब क्या था? थ्रेट या वार्निंग? और ये मेरे लिए था या उसके लिए? हे, रेन ने किचन डोरवे से अपना हेड बाहर निकाला। उसके पिंक कैट ईयर्स जेंटली स्वे कर रहे थे। उसकी गेज में सस्पिशन की एक फ्लिकर थी। किसने टेक्स्ट किया? कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने जल्दी से स्क्रीन ऑफ कर दी, अपने फेस को काम और अनबॉदर्ड दिखाने की कोशिश करते हुए। बस वर्क का ग्रुप मैसेज है, नून पर थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। रेन के ईयर्स इंस्टेंटली सीधे खड़े हो गए, उसकी आईज भी सेम मोमेंट शार्पन हो गई। अकेले? मैं एक सेकंड के लिए पॉज हुआ और झूठ कंटिन्यू रखा। अर्जेंट टेक्निकल इशू है, मेरे अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता। झूठ। वर्ड बेयरली रेन के माउथ से निकला था कि वो ऑलरेडी मेरे बिल्कुल पास थी, इतनी फास्ट मूव करते हुए कि ह्यूमन लग ही नहीं रहा था। हवा का हल्का रश उसके साथ ट्रेल कर रहा था। उसकी फिंगरटिप्स लाइटली मेरे रिस्ट पर रेस्ट हुई। जेस्चर ऑलमोस्ट कैजुअल था, लेकिन नीचे डेंजर टाइटली कॉइल्ड था। तुम्हारी प्यूपल्स अभी डायलेट हुई हैं और तुम्हारा हार्ट फास्टर बीट कर रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा थ्रोट क्लैम शट हो गया और ब्रीदिंग तक केयरफुली करनी पड़ रही थी। उसकी सेंसेस टेरिफाइंगली शार्प थीं। सबसे छोटा क्रैक भी उसे मिस नहीं होता था। मुझे पता था मैं इस सिचुएशन से बचकर नहीं निकलने वाला। ठीक है, मैंने एक्सहेल किया और गिव इन कर दिया। सच बताता हूँ, वो मेरी सिस्टर थी। नीचे जो लोग हमें वॉच कर रहे थे, प्रॉबेबली उसने ही भेजे हैं। रेन की आईज इंस्टेंटली नैरो हो गईं। उनके अंदर कहीं डीप से एक कोल्ड लाइट फ्लेयर होने लगी। उसकी फ्लफी टेल रिजिड होकर सीधी खड़ी हो गई। तुम्हारी सिस्टर उस लैब से है? वो साइंटिस्ट है, न्यूरो टेक्नोलॉजी रिसर्च करती है।
मैंने हर वर्ड केयरफुली चूज किया, उसके अंदर बिल्ड हो रहे इमोशन को काम करने की कोशिश करते हुए। लेकिन वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगी, सच में नहीं करेगी, मुझे यकीन है। रेन ने एक छोटी कोल्ड लाफ छोड़ी। उसकी वॉइस बिटरनेस और हेट्रेड से हैवी थी। उसके नेल्स धीरे धीरे लेंथन होने लगे, शार्प रिवील करते हुए। उसके नीचे ग्लीमिंग क्लॉज निकल आए। उन्होंने मुझे उस कोल्ड वाइट केज में लॉक कर दिया था। रोज़ मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट चलाते रहे और वो मेरी मेमोरीज इरेज करना चाहते थे। मुझे सिर्फ एक टूल बनाना चाहते थे जिससे वो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकें। क्लॉज और ग्रो करने लगे। उनके टिप्स लाइट में हार्ड आइसी ग्लीम के साथ शाइन कर रहे थे। तुम्हारी सिस्टर वही है ना जो ग्लासेस पहनती है? उसकी वॉइस ग्लेशियल हो गई। वही जिसका फेस पत्थर जैसा रहता है हमेशा। मेरा हार्ट जोर से झटका खा गया। मेरा पूरा बॉडी रिजिड हो गया। उसने लॉरेन को रिकॉग्नाइज कर लिया था। रेन, मेरी बात सुनो। मैंने उसके शोल्डर्स पकड़ लिए, अपने हैंड्स फर्मली उसके ट्रेम्बलिंग फ्रेम पर प्रेस करते हुए। जो भी हुआ वो एक्सपेरिमेंट का एक्सीडेंट था। मेरी सिस्टर बुरी इंसान नहीं है। वो बस मुझे वापस उस हॉलो पपेट में टर्न करना चाहती है जिसका कोई सेल्फ नहीं, ताकि कोई भी मेरे साथ जो चाहे कर सके, राइट? रेन की वॉइस बिना वार्निंग के आइस कोल्ड हो गई, मेरी बातों को सीधा काटते हुए। उसकी आइज में हेट्रेड ओवरफ्लो होने को रेडी लग रही थी। या फिर उसका एक्सप्रेशन हल्का सा ट्विस्ट हुआ। उसकी वॉइस में रॉ हर्ट और स्टबर्न रिजॉल्व दोनों थे। तुम भी चाहते हो कि मैं डिसअपियर हो जाऊं? नहीं। वर्ड मेरे मुंह से रिफ्लेक्स में निकल गया। मेरी वॉइस अर्जेंट और ब्रेथलेस थी। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं ताकि तुम जान सको कि तुम असल में कौन हो और तुम्हें ये सब से फ्री कर सकूं। मेरे वर्ड्स में कुछ ऐसा था जो एग्जैक्टली उस जगह हिट हुआ जहां होना चाहिए था। एक इंस्टेंट में रेन के फेस से हार्डनेस ड्रेन हो गई। उसकी जगह कुछ वास्ट और क्वाइटली लॉस्ट आ गया। उसने अपनी गेज नीचे कर ली और अपने ही हैंड्स को देखते हुए विस्पर किया, मैं कौन हूँ? मैं सच में कौन हूँ? फिर अचानक उसका बॉडी स्वे हुआ। उसके फेस का कलर ड्रेन होने लगा। उसकी आइज डिम और अनफोकस्ड होने लगीं। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे कैच कर लिया। अलान मेरे चेस्ट में टाइटली पुल होने लगा। रेन, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मेरा हेड बहुत दर्द कर रहा है। उसने मेरी शर्ट का फ्रंट टाइटली पकड़ लिया। उसकी वॉइस पेन और हिडन फियर से रॉ थी। मेरे हेड के अंदर कुछ है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वर्ड्स बैरली उसके लिप्स से निकले थे कि उसने मुझे पुश कर दिया और स्टैगर करते हुए बाथरूम की तरफ भागी। टॉयलेट के ऊपर झुककर ड्राई रैकिंग हीव्स लेने लगी। मैं तुरंत उसके पीछे गया और देखा उसके ईयर्स और टेल्स सीधे खड़े थे। फर का हर स्ट्रैंड ब्रिसल होकर खड़ा हुआ था। उसकी प्यूपिल्स एक थिन वर्टिकल स्लिट में कॉन्ट्रैक्ट हो गई थीं, थ्रेड जितनी शार्प, और उसका पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक कर रहा था। रेन, मेरे पास मत आओ। उसने मेरी मूवमेंट सेंस कर ली। झटके से हेड उठाकर स्क्रीम किया। उसकी वॉइस पेन और रॉ डेस्पिरेशन से फटी हुई थी। कुछ गलत है। मेरी सारी मेमोरीज फेक हैं, एक भी असली नहीं। वो बाथरूम मिरर की तरफ मुड़ गई और अपने रिफ्लेक्शन को घूरने लगी। उसकी आईज पैनिक और डिसबिलीफ से भर गईं। ये मैं नहीं हूँ। ये फेस, ये बॉडी, कुछ भी मेरा नहीं। उसका हैंड ट्रेम्बलिंग के साथ उठा। उसकी फिंगर्स बेयरली अपने फेस को टच कर पा रही थीं। टीयर्स उसके कंट्रोल करने से पहले ही मैं धीरे से उसके पास गया और पीछे से उसे जेंटली हग कर लिया, जैसे ज़्यादा टाइटली पकड़ने से वो पूरी तरह टूट जाएगी। तुम रेन हो, मैंने सॉफ्टली कहा। मेरी वॉइस में एक टेंडरनेस थी जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं केपेबल हूँ। तुम मेरी कैट गर्ल हो। जैसे ही वर्ड्स मेरे माउथ से निकले, मेरे दिमाग का एक डिस्टेंट पार्ट समझ गया कि ये कितना अब्सर्ड लग रहा था, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक चीज़ मैटर करती थी, उसे वापस संभालना। फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आई हो या तुम कौन हो, अभी तुम यहाँ हो मेरे साथ, और मैं कहीं नहीं जा रहा। धीरे धीरे रेन के बॉडी से टेंशन निकलने लगी। वो मुड़कर मेरे चेस्ट के अगेंस्ट अपना फेस बरी करने लगी। उसके शोल्डर्स हल्की सी ट्रेम्बल कर रहे थे। उसकी वॉइस टीयर्स से हैवी थी, फियर में भीगी हुई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेमोरीज टुकड़ों में वापस आ रही हैं। एक लड़की है। कौन सी लड़की? मैंने जेंटली उसकी बैक रब की और क्वाइटली उसे कंटिन्यू करने को कहा। वो लड़की उस वाइट रूम में, रेन की वॉइस शेक कर रही थी, ऐसी कन्फ्यूजन में डूबी हुई जिसके लिए उसके पास वर्ड्स नहीं थे। वो मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रही थी। क्या हम सेम पर्सन हैं? मैं चुप रहा। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। जो एक्सपेरिमेंट लॉग्स मैंने पढ़े थे उनके हिसाब से रेन मोस्ट लाइकली उस टेस्ट सब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस और गेम वाली वर्चुअल कैरेक्टर रेन का फ्यूजन का रिजल्ट थी। लेकिन ये बात इस वक्त लाउड बोलना सिर्फ उससे और ज़्यादा केओस में ढकेल देता। शायद वो पूरी तरह ब्रेक हो जाती।
हमें अभी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं उसकी बैक पर स्लो सर्कल्स रब करता रहा और जेंटली बोला, आज घर पर रहकर रेस्ट करो। मैं मेरी सिस्टर से मिलकर आता हूँ, देखूंगा वो एक्चुअली क्या चाहती है और साथ ही कुछ रियल आंसर्स भी लाऊंगा। रेन का हेड इंस्टेंटली उठा, उसकी आईज वरी और रिफ्यूज़ल से भरी हुई थी। नहीं, ये बहुत डेंजरस है, वो तुम्हें बस जाने नहीं देंगे। वो मेरी सिस्टर है, वो मुझे हर्ट नहीं करेगी। मैंने उसे रीज़न करने की कोशिश की। तुम कुछ नहीं समझते। रेन अचानक एजिटेशन से भर गई। उसके क्लॉज बिना इंटेंशन के मेरे आर्म की स्किन को कैच कर गए। शार्प स्टिंग ने मुझे ठंडी सांस खींचने पर मजबूर कर दिया। इरेजर प्रोटोकॉल, मेरी सिस्टर के मैसेज का वो फ्रेज, दिस कंसर्न्स लाइव्स, क्या वो रेन की एग्जिस्टेंस की तरफ रेफर कर रहा था? एक ऐसी लाइफ जो ट्रांसफर्ड कॉन्शियसनेस से बनी थी? तुम्हें एक्सपेरिमेंट लॉग्स के बारे में कैसे पता? मैंने पूछा। मेरी टोन पूरी तरह ऑफ बैलेंस थी। मेरे अंदर का शॉक हर सेकंड और क्रेस्ट कर रहा था। रेन की गेज फ्लिकर हुई, मेरी आईज से हट गई। उसकी वॉइस लो हो गई। मैंने उनका सिस्टम हैक किया। कब? कल रात, उसने क्वाइटली एडमिट किया। उसकी वॉइस में गिल्ट की हल्की सी थ्रेट थी। जब तुम सो गए थे, मैं जानना चाहती थी कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तभी मुझे नोटिस हुआ, स्टडी डेस्क पर एक अनफेमिलियर डेटा केबल पड़ा था, बाल जितना थिन। ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी स्पेशलाइज्ड डिवाइस से डिटैच किया गया हो। रेन ने सिर्फ मेरी सिस्टर की कंपनी के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को हैक नहीं किया था, उसने उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी क्रैक कर दिए थे। गेम में उसके अंदर जो हैकर स्किल्स बिल्ड थी, वो रियल वर्ल्ड में भी कंप्लीटली रियल निकली। रेन, मेरी बात सुनो। मैंने उसका हैंड अपने हाथ में लिया। मेरी गेज स्टेडी और फर्म थी। मुझे सच जानना है। अगर मेरी सिस्टर सच में तुम्हें हर्ट करना चाहती है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन मुझे पहले उससे मिलना होगा। सिर्फ तभी हम इस सब की ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। रेन काफ़ी देर तक मुझे देखती रही। उसकी एम्बर आइज कॉन्फ्लिक्ट और फियर से चर्न कर रही थी। आखिर में उसने धीरे से नॉट किया। रिलक्टेंटली मान गई, लेकिन फिर भी मान गई। फाइन, लेकिन तुम्हें मेरे कांटेक्ट में रहना होगा। उसने वो ओल्ड फ़ोन निकाला जो मैंने उससे दिया था। उसकी वॉइस में एक ऐसी एज थी जो नेगोशिएशन की कोई जगह नहीं छोड़ रही थी। हर 30 मिनट में मुझे टेक्स्ट करना, वरना मैं खुद तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगी। ये सबसे बड़ी कंसेशन थी जो वो देने को रेडी थी। मैंने नोट किया, फिर उसकी हेल्प की फ़ोन में लोकेशन शेयरिंग टर्न ऑन करने में। कम से कम इस तरीके से मुझे पता रहेगा कि वो सीक्रेटली मेरा पीछा नहीं कर रही और मैं श्योर हो पाऊंगा कि वो सेफ है। एक और बात, रेन अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गई, अपने टोज पर राइज हुई और मेरे नेक पर लाइटली बाइट कर लिया। इतना हार्ड नहीं कि सच में हर्ट करे, लेकिन इतना ज़रूर कि एक फेंट रेड मार्क छोड़ दे। मार्किंग यू, जस्ट टू बी सेफ। वो पीछे हटी और मुझे ऊपर देखने लगी। उसका एक्सप्रेशन इनोसेंस और आयरन विल्ड स्टबननेस का परफेक्ट ब्लेंड था, ताकि लोगों को पता चले तुम टेकन हो। मैंने अपने नेक पर उस हल्की थ्रॉबिंग को टच किया, कहीं लाफ करने और बिल्कुल स्पीचलेस रह जाने के बीच अटका हुआ। ये पूरी तरह वही चीज़ थी जो रेन करती। गेम में भी वो हमेशा इतनी पॉजेसिव थी। मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल लाइफ में भी वो बिल्कुल सेम होगी। 11 AM, मैं न्यू वर्ल्ड न्यूरो साइंस लिमिटेड की बिल्डिंग के सामने खड़ा था। बाहर से वो एक अनरिमार्केबल ग्रे स्ट्रक्चर लग रही थी। उसमें कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करता था, लेकिन अंदर की सिक्योरिटी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। एंट्रेंस पर ही ब्लैक सूट्स पहने 2 गार्ड्स खड़े थे, अलर्ट और शार्प आइज के साथ, हर एक इंसान को ट्रैक करते हुए जो उन डोर्स से अंदर जा रहा था। मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया। लाइन कनेक्ट हुई और उसकी वॉइस सुनाई दी। वॉन, थिन, एग्जॉस्टेड। तुम ऑलरेडी नीचे हो? सीधा 7th फ्लोर पर आ जाओ। उसकी वॉइस के नीचे फटीक के अंदर एक स्ट्रेन छुपा हुआ था। वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल में रखे हुई थी। किसी को मत बताना कि तुम यहाँ हो, एक वर्ड भी नहीं। उसके बाद उसने कॉल कट कर दी और मैं एलिवेटर की तरफ चला गया। तुरंत ही मुझे पता चल गया कि उसे ऑपरेट करने के लिए की कार्ड चाहिए था। मैं ये सोच ही रहा था कि उसे कॉल करके नीचे बुलाऊं या नहीं, तभी मेरे पास वाले स्टेयरवेल से एक रिसर्चर वाइट लैब कोट पहने बाहर निकला। वो जल्दी में था, काफ़ी हैरीड लग रहा था। जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, वो रुक गया, अपनी वॉइस लो की और जल्दी से बोला, डॉक्टर लैम रूम 707 में वेट कर रही हैं, जल्दी अंदर चले जाओ। मैं 1 सेकंड के लिए पॉज हुआ, फिर नॉट कर दिया। मैंने उसकी फिगर को जल्दी में कॉर्नर के अराउंड डिसअपियर होते देखा। हर स्टेप के साथ मेरे अंदर की अनीज और क्लाइम कर रही थी। मेरी सिस्टर क्या छुपा रही थी? और ये जगह इतनी स्ट्रेन्ड, इतनी लोडेड क्यों फील हो रही थी, जैसे हवा में ही कोई अनस्पोकन चीज़ लटक रही हो? 7th फ्लोर का हॉलवे कंप्लीटली डिजर्टेड था, इतना क्वाइट कि मुझे अपने फुटस्टेप्स की एको तक सुनाई दे रही थी। लगभग हर लैब डोर टाइटली सील्ड था।
हर डोर पर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस का साइन लगा हुआ था। सिर्फ रूम 707 अलग था, थोड़ा सा हजार। उस गैप से लाइट की एक थिन स्लिवर बाहर लीक हो रही थी। मैंने एक लंबी धीमी सांस ली और क्वाइटली डोर पुश करके अंदर गया। मेरी सिस्टर मेरी तरफ बैक किए खड़ी थी, सर्वेलेंस मॉनिटर्स की वॉल को फेस करते हुए। उसकी पोस्चर एग्जॉशन से हैवी लग रही थी। डोर बंद करो। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी वॉइस फ्लैट और कोल्ड थी, उस अथॉरिटी के साथ जो आर्ग्यूमेंट की कोई जगह नहीं छोड़ती। मैंने डोर बंद कर दिया। मेरी गेज रूम में स्वीप हुई। ये एक सर्वेलेंस हब था। हर वॉल कैमरा फीड से कवर्ड थी। कंपनी के हर कॉर्नर की लाइव फुटेज, इंक्लूडिंग मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे वाली स्ट्रीट और मेरे यूनिट के अंदर का पार्शियल व्यू भी। तुम मुझे वॉच कर रहे थे, मैंने डायरेक्टली कहा। मेरी वॉइस आइस कोल्ड थी। डिसअपॉइंटमेंट और एंगर दोनों मेरे चेस्ट में साथ जल रहे थे। हम तुम्हें वॉच नहीं कर रहे थे, हम उसे ढूंढ रहे थे। वो फाइनली मुड़कर मेरी तरफ देखी। उसे देखते ही मैं रिजिड हो गया। उसकी लेफ्ट आई थिक बैंडेजेस में रैप्ड थी, राइट आर्म कास्ट में था और ब्रूजेस अभी भी उसके फेस पर डार्क दिख रहे थे। वो पूरी तरह रेक्ट लग रही थी। वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। केडन, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं उसने क्या किया, हमारे साथ क्या किया। मैं आगे बढ़ा, मेरी वॉइस एंगर से शार्प थी। टेस्ट सब्जेक्ट कौन थी? तुम और तुम्हारी टीम ने एक रियल ह्यूमन कॉन्शियसनेस को गेम कैरेक्टर में फोर्सफुली डाल दिया। ये मॉन्स्ट्रस है। जो तुमने किया वो मॉन्स्ट्रस है। उसने एक छोटी हॉलो लाफ छोड़ी। उसका फेस डीपली एग्जॉस्टेड और पावरलेस लगने लगा। वो वॉलंटियर थी। उसका नाम सोफी यू था, 22 ईयर्स ओल्ड, टर्मिनल स्टेज ब्रेन कैंसर। उसने ड्रॉअर से एक मेडिकल फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। जब हमने उसे एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसकी कॉन्शियसनेस डिजिटाइज करने और उसे एक डिफरेंट फॉर्म में प्रिजर्व करने का प्रपोजल दिया, तो वो उसकी लास्ट होप थी और वही एक चीज़ थी जो हम उसके लिए कर सकते थे। मैंने फाइल ली और ओपन की। अंदर की फोटोग्राफ देखकर मेरे चेस्ट में कुछ हैवी और साइलेंट सा हो गया। फोटो वाली लड़की की आईज डेलिकेट और क्लियर थीं, उसके लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल थी और वो 70% रेन जैसी दिख रही थी। स्पेशली उसकी वो बड़ी आईज, बिल्कुल स्टिल वाटर की तरह ब्राइट और ट्रांसपेरेंट। मेडिकल रिकॉर्ड्स क्लियरली कह रहे थे कि उसकी कंडीशन बियॉन्ड सेविंग थी। मैक्सिमम 3 महीने की लाइफ बची थी। शुरू में एक्सपेरिमेंट स्मूथली चल रहा था। मेरी सिस्टर कंटिन्यू करती रही। उसकी वॉइस रिग्रेट से हैवी थी। उसकी कॉन्शियसनेस डिजिटाइज करने के बाद हमने उसे कस्टम डिज़ाइंड वर्चुअल कैरेक्टर मॉडल में ट्रांसफ़र किया, जिसका डेजिग्नेशन NKQ7 था। लेकिन 3 दिन पहले कुछ गलत हो गया। बिना वार्निंग के उसकी कॉन्शियसनेस ने सिस्टम की कंटेनमेंट पैरामीटर्स ब्रेक कर दिए, पब्लिक नेटवर्क में एस्केप कर गई और इवेंचुअली वर्चुअल गर्लफ्रेंड गेम तक पहुंच गई। मेरी सिस्टर ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आईज स्टर्न्ड एक्सप्रेशन से भरी हुई थीं, जैसे वो किसी चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रही हो। तुम्हें पता था? तुम्हें पता था वो तुम्हारे साथ है? हाँ। मैंने उसकी गेज स्टेडी होल्ड की। मेरी वॉइस इवन थी। अब वो रेन नाम यूज़ करती है। वो खुद को मेरी गर्लफ्रेंड मानती है। मेरी सिस्टर का फेस इंस्टेंटली वाइट पड़ गया। उसके बॉडी में हल्की सी ट्रेमर दौड़ गई। उसकी वॉइस अलार्म से टाइट हो गई। ये मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरा है। उसने ऑलरेडी टेस्ट सब्जेक्ट की मेमोरीज को वर्चुअल कैरेक्टर के प्रोग्राम्ड सेटिंग्स के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया है। उसने अपने हैंड्स टाइटली टुगेदर प्रेस किए, उन्हें रिंग करते हुए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हमें उसे जल्दी वापस लाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दोनों कॉन्शियसनेस पूरी तरह एक हो सकती हैं और फिर उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकेगा। इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा, पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अगर हम सोफिया की कॉन्शियसनेस को उस वर्चुअल कैरेक्टर से जल्दी अलग नहीं करते तो वो हमेशा के लिए यही मान लेगी कि वो रेन नाम की एक वर्चुअल कैट गर्ल है और पूरी तरह भूल जाएगी कि वो असल में कौन थी। अपनी पहचान तक भूल जाएगी। मेरी सिस्टर की आवाज़ में जल्दी और घबराहट साफ महसूस हो रही थी और उसके ऊपर गेम कैरेक्टर के अंदर डाले गए खतरनाक ट्रेट्स उसकी असली पर्सनालिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। मुझे याद आया कैसे रेन आजकल बार बार डार्क मोड में जा रही थी। उसके अंदर छिपी हुई वो वायलेंट साइड और कुछ देर पहले जो दर्द उसे तोड़ रहा था। ये गेम के सेटिंग्स का असर नहीं था, ये सोफी और वर्चुअल रेन की कॉन्शियसनेस के बीच चल रही कंट्रोल की लड़ाई थी। इरेजर प्रोटोकॉल क्या है? मैंने पूछा। मेरे अंदर का डर हर सेकंड और बढ़ रहा था। मेरी सिस्टर का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसकी आवाज़ भारी लग रही थी। ये लास्ट ऑप्शन है। अगर NQ7 की वायलेंट टेंडेंसीज कंट्रोल से बाहर चली गईं और पब्लिक सेफ्टी को डेंजर हुआ तो इरेजर प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना ही एकलौता रास्ता बचेगा। तुम लोग उसे मारना चाहते हो? मैंने गुस्से में चिल्लाया। मेरा पूरा बॉडी कांप रहा था।
वो एक जिंदा कॉन्शियसनेस है, कोई कोड का टुकड़ा नहीं। तुम्हें ये डिसाइड करने का कोई हक नहीं कि वो जिएगी या मरेगी। वो एक डेंजरस और माल फंक्शनिंग प्रोग्राम है। मेरी सिस्टर भी गुस्से में बोली। उसकी आवाज़ में बेचारी सी मजबूरी और दबा हुआ गुस्सा था। तुम्हें अंदाज़ा है उसने यहाँ क्या किया? उसने अपने बॉडी पर लगी चोटों की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। उसने मेरी आंख को जख्मी किया, मेरा रिस्ट तोड़ दिया। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हॉस्पिटल में हैं और अभी भी डेंजर से बाहर नहीं आए। मैं धीरे से पीछे हट गया और बिल्कुल चुप हो गया। रेन ने मुझे कहा था कि उसने उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, लेकिन सच उससे कहीं ज़्यादा बुरा था। उसने शुरू से ही मुझसे झूठ बोला था, अपनी वायलेंस और असली खतरे को छुपाया था। उसका ये मतलब नहीं था, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मेरे अंदर सब उल्टा सीधा हो रहा था। वो बस डर गई थी, वापस ले जाए जाने से डर रही थी, मिट जाने से डर रही थी। वो सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी। डर? मेरी सिस्टर ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसने पूरे लैब का सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल कर लिया था। इमरजेंसी एग्जिट्स जानबूझकर बंद कर दिए और ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट होने वाला था। अगर सोफिया की असली कॉन्शियसनेस बीच बीच में उसे रोक नहीं रही होती तो हम सब उस लैब में मर चुके होते। मेरी सिस्टर अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें मेरे पीछे किसी चीज पर टिक गईं और उनमें सीधा डर था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैं तुरंत मुड़ा और देखा कि डोर हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे बाहर कोई बहुत संभलकर उसे चेक कर रहा हो। क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम यहाँ आ रहे हो? मेरी सिस्टर ने टेंशन भरी आवाज में पूछा। उसका हाथ धीरे से डेस्क के नीचे लगे रेड बटन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने तुरंत हेड हिला दिया, लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में रेन के फ़ोन की लोकेशन फ्लैश हुई। वो एग्जैक्टली देख सकती थी कि मैं कहाँ हूँ। वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गई थी। उसे आना ही था। अगले ही सेकंड डोर जोर से खुला। रेन डोरवे में खड़ी थी। उसके पिंक कैट ईयर्स सीधे खड़े थे। फर का हर स्ट्रैंड खड़ा हुआ था और उसके शार्प क्लॉज पूरी तरह बाहर आ चुके थे, लाइट में ठंडी धातु की तरह चमक रहे थे। हॉलवे की हल्की रोशनी में उसकी आंखें वही अजीब लाल रंग से जल रही थीं। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, फिर भी उससे इतना खतरनाक प्रेशर महसूस हो रहा था कि पूरा रूम भारी लगने लगा। मिल गए तुम। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसके नीचे खतरे की हल्की सी कांप छुपी हुई थी। उसकी नजर धीरे धीरे रूम में घूमी और मेरी सिस्टर पर रुक गई। और तुम? चश्मे वाली। मेरी सिस्टर ने डेस्क के नीचे वाला रेड बटन जोर से दबा दिया और पूरी फ्लोर में एक तेज अलार्म गूंज उठा। रेड लाइट्स लगातार ब्लिंक करने लगीं। हवा में टेंशन इतनी ज्यादा थी जैसे बस एक पल में सब कुछ टूटने वाला हो। केडन, पीछे हटो, मेरी सिस्टर चिल्लाई। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। अभी वो बहुत डेंजरस है। गेम कैरेक्टर वाली पर्सनैलिटी ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। लेकिन मैं हिला भी नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा। मैं रेन को धीरे धीरे हमारी तरफ आते देखता रहा। उसकी आंखें मेरे और मेरी सिस्टर के बीच इधर उधर जा रही थीं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। एक पल गुस्से से भरा हुआ, अगले पल उलझन, फिर दर्द से टेढ़ा, जैसे एक ही चेहरे पर दो अलग लोग कंट्रोल के लिए लड़ रहे हों, जैसे दोनों उसके बॉडी पर अपना हक जमाना चाहते हों। रेन, मैंने धीमी आवाज में उसका नाम लिया, जितना हो सके उतना जेंटल रहने की कोशिश करते हुए। आराम से, यहाँ कोई तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। सब सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। तुम्हें ये जानने में हेल्प करना चाहते हैं कि तुम असल में कौन हो। झूठ, वो अचानक चिल्लाई। उसकी आवाज़ एकदम तेज हो गई, लेकिन उसके नीचे एक और आवाज़ भी थी, ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा हल्की। मैं उसे पहचान गया। वो सोफी यू की असली आवाज़ थी। वो मुझे मिटाना चाहते हैं, मुझे वापस उस खोखली पपेट में बदलना चाहते हैं जिसका कोई अपना वजूद नहीं है। मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। रेन, मैं धीरे से उसकी तरफ बढ़ा, हाथ आगे करके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए। वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, सोफी को ढूंढने में हेल्प करना चाहते हैं और तुम्हें इस दर्द से आज़ाद करना चाहते हैं। यही मेरी असली पहचान है। उसने जोर से हाथ घुमाया और मुझे एक तरफ धक्का दे दिया। उसके क्लॉज साइड वाली वॉल को चीर गए और उसमें 5 गहरी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बन गईं। उसकी आवाज़ टूट रही थी, उसमें पागलपन और बेचैनी घुली हुई थी। मैं रेन हूं, तुम्हारी कैट गर्ल, कोई सोफी यू नहीं। जैसे ही मेरे मुंह से सोफी नाम निकला, उसका पूरा बॉडी एकदम झटका खा गया। उसकी आंखों में दर्द की एक झलक चमकी, जैसे ये नाम उसके अंदर दबा हुआ कोई गहरा टुकड़ा खींचकर बाहर ला रहा हो। मेरी सिस्टर ने तुरंत ये मौका पकड़ लिया और दूसरा बटन दबा दिया। सीलिंग के स्प्रिंकलर्स अचानक चालू हो गए, लेकिन उनसे पानी नहीं निकला। एक हल्की नीली मिस्ट नीचे गिरने लगी, जिसमें एक तेज केमिकल स्मेल थी। मेरी सिस्टर ने मेरा आर्म पकड़ा और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ खींचने लगी। ये न्यूरल सप्रेशन एजेंट है। ये कुछ देर के लिए उसकी कॉन्शियसनेस को दबा सकता है। रेन ने एक ऐसी आवाज़ निकाली जो पूरी तरह इंसानी नहीं लग रही थी। वो दर्द में पीछे लड़खड़ा गई, उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। एजेंट क्लियरली काम करना शुरू कर रहा था।
लेकिन जो चीज़ देखकर मेरा खून जम गया वो ये था कि वो गिरी नहीं। उसने अपनी फ्लफी टेल हॉलवे के फायर होस ब्रैकेट के अराउंड लपेट दी, बिल्कुल एक असली बिल्ली की तरह ऊपर स्विंग हुई और सीधा हमारे सामने लैंड कर गई, हमारा पूरा रास्ता रोककर। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अब उसकी आवाज़ पूरी तरह डार्क मोड वाली हो चुकी थी, ऊपर से मीठी, अंदर से मौत जैसी ठंडी। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, केडन? भूल जाओ, भागो। मेरी सिस्टर हमारे बीच आ गई। उसकी आवाज़ जल्दी और घबराहट से भरी थी। अब वो रियलिटी और गेम में फ़र्क नहीं कर पा रही। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। कंटिंजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रेन के क्लॉज बिजली की स्पीड से निकले और मेरी सिस्टर की चेस्ट पर सीधे लग गए। 4 गहरे कट्स एक ही पल में बन गए और कुछ सेकंड्स में ही उसके वाइट लैब कोट पर ब्लड फैल गया। वो दर्द से चीखी और फ्लोर पर गिर गई। लॉरेन, मैं चिल्लाया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रेन की टेल तब तक मेरी वेस्ट के अराउंड लपेट चुकी थी। उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग थी जैसे मेरी हड्डियां तोड़ देगी। दूसरों पर टाइम वेस्ट मत करो। वो मेरे ईयर के पास आई। उसकी गर्म सांसें मेरे फेस को टच कर रही थीं और उसकी आवाज़ मीठी लेकिन जिद से भरी हुई थी। चलो घर चलते हैं, ओके? मैं तुम्हारी फेवरेट करी बनाऊंगी। बस हम दोनों, हमेशा साथ, कभी अलग नहीं। परफेक्ट लग रहा है ना? मैं उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी प्यूपल्स पतली सीधी लाइंस में बदल चुकी थीं। उसके फेस पर वो पागलपन और टूट ना सकने वाली जिद देखकर मुझे आखिर समझ आ गया, मेरी सिस्टर सही थी। गेम कैरेक्टर की पर्सनालिटी, गेम कैरेक्टर के प्रोग्राम्ड सेटिंग्स धीरे धीरे सोफिया की असली पर्सनालिटी को टुकड़ों में निगल रहे थे। इस वक्त वाली रेन पूरी तरह डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल बन चुकी थी। उसने रियलिटी और गेम के बीच का फ़र्क पहचानना लगभग खो दिया था। ठीक है, घर चलते हैं। मैंने मान जाने का नाटक किया, उसके अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश करते हुए। अपनी आवाज़ जितनी हो सके उतनी काम रखी। लेकिन पहले मुझे मेरी सिस्टर के वूंड्स देखने दो। वो बहुत ब्लड लूज़ कर रही है। अगर अभी बैंडेज नहीं किया तो हालत और ख़राब हो सकती है। नहीं, उसने बिना वार्निंग अपनी टेल और ज़्यादा मेरी बॉडी के अराउंड कस दी। इतना प्रेशर था कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। बोलना भी मुश्किल हो गया था। तभी जब मुझे लगा कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, रेन ने अचानक मुझे छोड़ दिया। उसने दर्द से अपना हेड पकड़ लिया और फ्लोर पर गिरकर चीखने लगी, नहीं नहीं, रुको रुको। उसकी आवाज़ फिर सोफी वाली हो गई थी, कमज़ोर और दर्द से टूटी हुई। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती। न्यूरल सप्रेशन एजेंट ने आखिर काम करना शुरू कर दिया था। रेन लड़खड़ाई, उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। फिर उसका पूरा बॉडी ढीला पड़ गया और वो सीधा मेरी बाहों में बेहोश होकर गिर गई। रेन, रेन, मैंने उसे हल्की सी हिलाया। मेरा सीना दर्द से भर गया था। मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा था। वो मेरी बाहों में एक जख्मी छोटे किटन की तरह लग रही थी। कुछ पल पहले वाली डेंजरस और टूट चुकी क्रीचर की एक झलक तक अब उसमें नहीं थी। चलो, मेरी सिस्टर मुश्किल से खुद खड़ी हुई। उसके चेस्ट का वुंड अभी भी ब्लड से भीग रहा था और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। जब तक चांस है उसे लैब में ले चलो। अभी भी हम दोनों कॉन्शियसनेस को अलग करके उसे बचा सकते हैं, सोफी को बचा सकते हैं। मैं रेन के बेहोश बॉडी को बाहों में लिए उसकी बंद आंखों को देखता रहा। वो अब इतनी शांत लग रही थी कि मेरे अंदर एक और लड़ाई शुरू हो गई। क्या मुझे उसे लैब के हवाले कर देना चाहिए? अगर करता हूं तो सोफी अपनी असली कॉन्शियसनेस वापस पा सकती है, लेकिन मेरी कैट गर्ल हमेशा के लिए खो जाएगी। और अगर नहीं करता तो रेन की पर्सनैलिटी धीरे धीरे सोफी को पूरी तरह निगल जाएगी। वो हर दिन और डेंजरस बनती जाएगी और आखिर में मेरी सिस्टर शायद इरेजर प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर देगी और फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। केडन, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरी सिस्टर की आवाज़ बेचैनी से भरी हुई थी। सप्रेसेंट सिर्फ 10 मिनट काम करेगा। 10 मिनट बाद वो उठ जाएगी और फिर उसे कंट्रोल करने का कोई चांस नहीं बचेगा। मैंने एक गहरी सांस ली, रेन को अपने से और पास खींच लिया और मेरी सिस्टर के पीछे लैब की तरफ दौड़ पड़ा। अब जो भी होना था, मुझे रेन, या ज़्यादा सही कहूँ तो सोफी को एक चांस देना ही था, चाहे उसके लिए मुझे मेरी कैट गर्ल को हमेशा के लिए खोना क्यों ना पड़े। चाहे इसका मतलब ये हो कि हम दोनों फिर कभी वो शांत सुबहें और शामें साथ न बिता पाएं। लैब की सफ़ेद लाइट्स ठंडी और आंखों को चुभने वाली थीं। रेन, या ज़्यादा सही कहूँ तो NQ7 एक्सपेरिमेंट पॉड के अंदर चुपचाप लेटी हुई थी। उसके हेड पर डजन्स ऑफ इलेक्ट्रोड वायर्स लगे हुए थे। अगर उसके कैट ईयर्स कभी कभी हल्का सा ट्विच न कर रहे होते तो कोई भी उसे एक नॉर्मल लड़की समझ लेता जो बस सो रही हो। 9 मिनट से भी कम बचे हैं। मेरी सिस्टर लॉरेन कंट्रोल पैनल पर तेजी से काम कर रही थी। उसके चेस्ट की रफ बैंडेजिंग फिर से ब्लड से भीगने लगी थी। जैसे ही सप्रेसेंट का इफेक्ट खत्म होगा वो पहले से भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी।
मैं एक्सपेरिमेंट पॉड के पास खड़ा था और मेरी उंगली धीरे से रेन के चीक पर फिर गई। उसकी स्किन वार्म और सॉफ्ट थी, उसकी सांसें सीधी और शांत थीं, जैसे वो बस सो रही हो। यकीन करना मुश्किल था कि यही नाजुक सी लगने वाली लड़की आधा घंटा पहले मुझे मारने के करीब पहुंच गई थी। लॉरेन, क्या तुम श्योर हो कि यही एक रास्ता है? मैंने पूछा। दोनों पर्सनैलिटीज़ को अलग करना बहुत रिस्की लग रहा है। सक्सेस रेट सिर्फ 30% है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो सोफ़ी की कॉन्शियसनेस पूरी तरह गेम कैरेक्टर के अंदर समा जाएगी और उसके बाद वो एक पल के लिए रुक गई। वो एक डेंजरस चीज़ बन जाएगी जो इंसानी ज़मीर और मोरालिटी से पूरी तरह आज़ाद होगी। मैंने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखा जहां 2 ब्रेनवेव ग्राफ्स दिख रहे थे। एक बिल्कुल स्टेबल था जबकि दूसरा बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा रहा था। इनमें सोफ़ी कौन सा है? मैंने पूछा। और रेन कौन सा? जो ज़्यादा अनस्टेबल है वो गेम कैरेक्टर है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये पीक्स देखो, ये अग्रेसिव टेंडेंसीज़ का क्लासिक पैटर्न है। जो कंपैरेटिवली स्टेबल है वो सोफ़ी की असली कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो धीरे धीरे वीक हो रही है। मैं ग्राफ्स को ध्यान से देखने लगा। सच में स्टेबल लाइंस हर कुछ सेकंड बाद वायलेंस स्पाइक्स से दबा दी जा रही थी, जैसे एक ही बॉडी के कंट्रोल के लिए 2 लोग आपस में जंग लड़ रहे हों। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पूछा। क्या सोफ़ी ने खुद एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर नहीं किया था? मेरी सिस्टर ने हल्की सी सांस छोड़ी और स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल खोल दी। वीडियो में सोफ़ी पेशेंट गाउन पहने हुई थी। वो अपनी फ़ोटो से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। उसका बॉडी बिल्कुल थका चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक शांत सी रोशनी थी। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट में कुछ गलत हो गया है। वीडियो वाली सोफ़ी ने एक थकी हुई हल्की सी हंसी निकाली। मैं ये मैसेज छोड़ना चाहती थी। डॉक्टर लैम, प्लीज़ मेरी फैमिली तक एक बात पहुंचा देना। मुझे माफ़ कर देना। वो कुछ पल के लिए रुक गई, जैसे खुद को संभाल रही हो। मैंने अपनी कॉन्शियसनेस डिजिटाइज करवाने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपने पीछे कुछ छोड़ना चाहती थी। जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर चूज़ करने दिया, मैंने उस गेम की रेन को चुना। ये बोलते हुए उसका एक्सप्रेशन नरम पड़ गया, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की फेवरेट थी। जब वो जिंदा था तो वो हमेशा कहता था कि उसे रेन जैसी एक बड़ी बहन चाहिए। मैं शॉक होकर मेरी सिस्टर की तरफ देखने लगा। सोफिया का छोटा भाई 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था। मेरी सिस्टर ने धीरे से कहा। एक्सपेरिमेंट ज्वाइन करने की एक वजह यह भी थी कि वो उस रूप में जीना चाहती थी जो उसके भाई को सबसे ज़्यादा पसंद था। वीडियो वाली सोफ़ी फिर बोली, मुझे पता है फ्यूजन के रिस्क्स हैं और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन अगर मेरी कॉन्शियसनेस कभी कंट्रोल खोना शुरू करे तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट रोक देना। मैं लोगों को हर्ट करने वाला मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। वीडियो ख़त्म हो गया। लैब एकदम चुप हो गया। मैं पॉड के अंदर शांति से सो रही रेन को देखने लगा और हर हार्टबीट के साथ मेरे चेस्ट में एक भारी सा दर्द महसूस हो रहा था। अब मुझे सच में समझ आया कि वो इतनी डेस्परेटली मुझसे चिपकी क्यों रहती थी। ये सिर्फ गेम के प्रोग्राम्ड सेटिंग्स नहीं थे, ये सोफ़ी का अपने खो चुके छोटे भाई के लिए अधूरा प्यार भी था। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मेरी सिस्टर ने याद दिलाया। हमें डिसाइड करना होगा कि सेपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना है या नहीं। अगर सेपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर क्या होगा? मैंने पूछा। गेम कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा और सोफ़ी की कॉन्शियसनेस वापस उसके ओरिजिनल डिजिटल कंटेनमेंट में चली जाएगी। मेरी सिस्टर ने अपने ग्लासेस ठीक किए। उसका फिजिकल बॉडी तो वैसे भी अब नहीं है, मतलब रेन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और सोफ़ी सिर्फ एक डिजिटल घोस्ट बनकर रह जाएगी। ये चॉइस बहुत क्रूअल थी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैंने पूछा। दोनों पर्सनालिटीज़ को साथ रहने में हेल्प करने का? मेरी सिस्टर ने ब्रो चढ़ा लिया। थ्योरी में पॉसिबल है, लेकिन बहुत डेंजरस है। गेम कैरेक्टर के अंदर जो खतरनाक ट्रेट्स हैं वो सोफ़ी की पर्सनालिटी को लगातार ख़त्म करते रहेंगे और आखिर में दोनों पर्सनालिटीज़ के पूरी तरह कोलैप्स होने का चांस है। मैं चुपचाप रेन के सोए हुए चेहरे को देखता रहा। मुझे उसकी बनाई हुई करी याद आई, फ़ोन चलाना सीखते वक्त उसकी आंखों की एक्साइटमेंट याद आई और वो डर याद आया जो उसे महसूस होता था जब उसे लगता था कि मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सब सिर्फ प्रोग्राम्ड बिहेवियर नहीं था, ये एक अलग रूह थी जो धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ, मैंने डिसीजन लेते हुए कहा। सेपरेशन नहीं, रिकन्सिलिएशन। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी सिस्टर मुझे ऐसे देखने लगी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा हो। तुमने खुद देखा है NKQ7 कितनी डेंजरस है, लेकिन उसके अंदर एक जेंटल साइड भी है, मैंने जवाब दिया। अगर सोफ़ी रेन की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर सके और साथ ही अपनी असली मेमोरीज को संभाल कर रख सके तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ चाहिए होगा। मेरी सिस्टर ने हेड शेक किया।
और उसके ऊपर हमारे पास उस स्टेट को स्टेबल रखने के लिए कोई सूटेबल एंकर भी नहीं है, उसके लिए कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है। तभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। रेन गेम के अंदर से एक पजामा सेट रियल वर्ल्ड में लेकर आई थी, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। उसमें कुछ अजीब है, अगर फ़ोन से उसे स्कैन करो तो गेम का आइकन भी शो होता है। मेरी सिस्टर की आंखें तुरंत चमक उठी। मटीरियलाइज डेटा, थ्योरी के हिसाब से ये पॉसिबल है। उसने तुरंत पूछा, पजामा सेट अब कहाँ है? अपार्टमेंट में। मैंने अपनी कीज़ निकाली। मैं अभी लेकर आता हूँ। टाइम नहीं है। मेरी सिस्टर ने काउंटडाउन की तरफ देखा। सप्रेसेंट खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट्स बचे हैं। उसी वक्त एक्सपेरिमेंट पॉड ने अचानक अलर्ट दे दिया। मॉनिटर पर दोनों ब्रेन वेव ग्राफ्स एक साथ वायलेंटली स्पाइक करने लगे। क्या हो रहा है? मैंने पूछा। मेरा बॉडी इंस्टेंटली टेंस हो गया। क्या वो जल्दी उठ रही है? मेरी सिस्टर के हाथ कंट्रोल पैनल पर तेजी से चलने लगे। नहीं, दोनों कॉन्शियसनेस एक साथ एक्टिव हो गई हैं। रेन का बॉडी झटके खाने लगा। उसके ईयर्स और टेल एकदम सीधे हो गए और उसके क्लॉज बिना कंट्रोल के बाहर निकल आए। उसकी आईलिड्स तेजी से ट्रेम्बल कर रही थीं, लेकिन खुल नहीं रही थीं। क्या वो सपना देख रही है? मैंने पूछा। ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉन्शियसनेस लेवल पर बैटल चल रही है। मेरी सिस्टर ने स्क्रीन पर एक नया विंडो खोला। हम उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। कनेक्ट करो, मैंने बिना एक सेकंड सोचे बोल दिया। अगर हमें दोनों कॉन्शियसनेस के बीच ब्रिज बनाना है तो यही चांस है। मेरी सिस्टर एक सेकंड के लिए रुकी, फिर नॉट किया। उस चेयर पर लेट जाओ, मैं सेंसर्स अटैच करती हूँ, और जो भी तुम वहाँ देखो फोर्स यूज़ मत करना। अगर किया तो तुम दोनों इस कॉन्शियसनेस स्पेस में खो सकते हो। मैं जल्दी से जाकर चेयर पर लेट गया। मेरी सिस्टर ने मेरे हेड पर इलेक्ट्रोड से कवर्ड हेलमेट पहना दिया। रेडी? मैंने धीरे से सांस ली। करो। मेरे सामने की दुनिया अचानक डिस्टॉर्ट होने लगी। सब कुछ पिघलने लगा और फिर दोबारा जुड़ने लगा। जब मेरी विजन क्लियर हुई तो मैंने खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। लेफ्ट साइड पर वर्चुअल गर्लफ्रेंड गेम का पिंक बेडरूम था, राइट साइड पर एक बिल्कुल सफ़ेद हॉस्पिटल रूम था, और बीच में 2 लड़कियां पीठ से पीठ लगाकर खड़ी थीं। लेफ्ट में रेन गेम आउटफिट वाली रेन थी, उसकी टेल बेचैनी से धीरे धीरे हिल रही थी। राइट में पेशेंट गाउन पहने सोफी यू थी, कमज़ोर दिख रही थी लेकिन सीधी खड़ी थी। हे, रेन ने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोफी ने भी मुड़कर मुझे सरप्राइज से देखा। डॉक्टर लैम के भाई? मैं धीरे धीरे दोनों की तरफ बढ़ा। मैं तुम दोनों की हेल्प करने आया हूँ। हमारी हेल्प? रेन ने हेड टिल्ट किया। मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं। वो अनोइंग औरत बस हमारी लाइफ में इंटरफेयर करती रहती है। इंटरफेयर? सोफी ने थकी हुई हंसी निकाली। मेरी कॉन्शियसनेस पर कब्जा तुम कर रही हो। ये सच नहीं है। रेन के क्लॉज बाहर आ गए। जो सच में एग्जिस्ट करती है वो मैं हूँ। ये मेरी बात कंफर्म कर सकता है। दोनों एक साथ मेरी तरफ देखने लगी, मेरे डिसीजन का वेट करते हुए। ये पूरा सीन इतना अजीब था कि लग रहा था मुझे डिसाइड करना है इन दोनों में ज़्यादा रियल कौन है। तुम दोनों रियल हो। मैंने संभल कर वर्ड्स चूज़ किए। रेन एक गेम कैरेक्टर है और सोफी एक पेशेंट थी, लेकिन अब तुम दोनों एक ही एग्जिस्टेंस शेयर कर रही हो। कितनी बकवास बात है। रेन गुस्से में बोल पड़ी। मैं हमेशा से उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये औरत इम्पोस्टर है। सोफी ने थक कर हेड शेक किया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब ऐसा कैसे हो गया। मैं तो बस उस रूप में जीना चाहती थी जो मेरे छोटे भाई को सबसे ज़्यादा पसंद था। छोटा भाई? रेन अचानक बिल्कुल स्टिल हो गई। उसके ईयर्स हल्का सा ट्विच हुए। मुझे लगता है मुझे कुछ याद आ रहा है। अचानक पूरा स्पेस कांप गया। टूटी हुई ग्लास की तरह मेमोरीज के टुकड़े हर तरफ फ्लैश होने लगे। एक छोटा बच्चा वर्चुअल गर्लफ्रेंड गेम का मर्चेंडाइज पकड़े हुए, एक आवाज़ जो कह रही थी दीदी। हॉस्पिटल में सोफी का कमज़ोर हाथ गेम पोस्टर पर बनी रेन की इमेज को टच कर रहा था। ये क्या है? रेन ने कन्फ्यूजन में अपना हेड पकड़ लिया। ये मेमोरीज मेरी नहीं है, ये हम दोनों की हैं, सोफी ने धीरे से कहा। हम मर्ज हो रहे हैं, या ज़्यादा सही कहूँ मैं धीरे धीरे तुम बन रही हूँ। मुझे अब साफ दिख रहा था कि सिचुएशन मेरी सोच से भी ज़्यादा खराब थी। सोफी की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे टुकड़ों में अब्जॉर्ब हो रही थी और वो मुश्किल से उसका विरोध कर पा रही थी। सोफी, मैंने जल्दी से कहा, तुम्हें खुद को पकड़कर रखना होगा। तुम्हारे भाई ने चाहा था कि तुम जियो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। वो हल्की सी उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मैं पहले ही मर चुकी हूँ केडन। मेरा बॉडी अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं अब सिर्फ एक डिजिटल घोस्ट हूँ जो सर्वाइव करने के लिए गेम कैरेक्टर का शेल यूज़ कर रही है। नहीं, मैं एक कदम और आगे बढ़ा। कॉन्शियसनेस भी अपने आप में एक लाइफ है, और रेन सिर्फ एक गेम कैरेक्टर नहीं रही, वो कुछ बिल्कुल नया बन चुकी है। स्पेस फिर से जोर से हिला, और इस बार पहले से कहीं ज़्यादा वायलेंटली। दूर से मेरी सिस्टर की आवाज़ सुनाई दी।
केडन, सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं, बाहर का स्टेबलाइजेशन इक्विपमेंट फेल होना शुरू हो गया है। टाइम खत्म होने से पहले मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना था। रेन, मैं कैट गर्ल की तरफ मुड़ा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बिल्कुल करती हूँ, उसने बिना एक सेकंड सोचा जवाब दिया। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो क्या तुम सोफी को अपने एक हिस्सा की तरह एक्सेप्ट कर सकती हो? मैंने पूछा। जैसे एक सिस्टर, एक ही चीज के 2 हिस्से। रेन की टेल बेचैनी से हिली। लेकिन फिर मैं सिर्फ मैं नहीं रहूंगी, तुम और बेटर बन जाओगी, मैंने सच बोलते हुए कहा। ज्यादा कंप्लीट। मेरे लिए जो फीलिंग्स तुम्हारे पास हैं वो सब वैसे ही रहेंगी, और साथ ही तुम्हारे पास सोफी की मेमोरीज और उसकी जिंदगी का एक्सपीरियंस भी होगा। सोफी ने मुझे सरप्राइज से देखा। तुम फ्यूजन की बात कर रहे हो, एक दूसरे को निगलने वाली नहीं? बिल्कुल, मैंने समझाया। एक बैलेंस जहां दोनों कॉन्शियसनेस साथ रह सकें। अचानक पूरा स्पेस तेज रोशनी से भर गया। स्टारी नाइट स्काई वाला पजामा सेट पता नहीं कहां से दोनों के बीच आ गया। ये, सोफी ने सरप्राइज से देखा। मेरा पजामा? ये तो वो है जो उसने मेरे लिए लिया था, रेन जोर से बोली। और उसी पल मुझे समझ आ गया, यही वो स्टेबलाइजिंग एंकर था। गेम का डेटा इसी पजामा सेट को ब्रिज बनाकर रियल वर्ल्ड में आया था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और उसका अजीब सा वेट और टेक्सचर महसूस किया। ये नॉर्मल कपड़ा नहीं था, ये एक ऐसी चीज थी जो डेटा और मैटर दोनों से बनी हुई थी। अगर हम दोनों पर्सनालिटीज की मेमोरीज को इस पजामा सेट में एनकोड कर दें, मैंने जल्दी जल्दी सोचना शुरू किया, तो ये एक बैलेंस पॉइंट बन सकता है। दोनों में से किसी एक को दूसरे को पूरी तरह क्रश करने से रोक सकता है। थ्योरी के हिसाब से पॉसिबल है, सोफी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। लेकिन उसके लिए बहुत प्रिसाइज कॉन्शियसनेस मैपिंग चाहिए होगी। रेन को पूरा लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन वो मुझे पूरे ट्रस्ट के साथ देख रही थी। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अब टाइम लगभग खत्म हो चुका था। मैंने जल्दी से एक सिंपल प्लान बताया। सोफी की कोर मेमोरीज और रेन की कैरेक्टर सेटिंग्स को अलग अलग एनकोड करना, फिर पजामा सेट को उनके बीच बफर जोन बनाना और दोनों के लिए एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस स्पेस क्रिएट करना। सोफी, तुम्हें अपने कंट्रोल का एक हिस्सा विलिंगली छोड़ना होगा, मैंने कहा, और रेन की आइडेंटिटी के साथ रहना एक्सेप्ट करना होगा। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर अभी अभी दिखने वाली मेमोरीज की तरफ देखने लगी। मेरे भाई के लिए मैं ट्राई कर सकती हूँ। रेन, तुम्हें भी सोफी की मेमोरीज और उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा एक्सेप्ट करना होगा, वो मुंह फुलाकर बोली। अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? बिल्कुल, मैं मुस्कुराया, और भी ज्यादा, क्योंकि तुम और कंप्लीट हो जाओगी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। तो डील पक्की। हम तीनों ने एक सर्कल में हाथ पकड़ लिए। बीच में स्टारी नाइट स्काई वाला पजामा सेट हवा में तैर रहा था। मैंने इमेजिन करना शुरू किया कि दोनों पर्सनालिटीज़ के ट्रेट्स डेटा की स्ट्रीम्स की तरह पजामा सेट के थ्रू एक दूसरे में फ्लो कर रहे हैं, मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं। बाहर से मेरी सिस्टर की आवाज़ फिर सुनाई दी। 1 मिनट बचा है, वो उठ रही है। स्पेस और ज़्यादा वायलेंटली हिलने लगा। हर चीज़ के किनारे टूटने लगे। मुझे महसूस हुआ जैसे बाहर से कोई बहुत पावरफुल फोर्स मुझे खींच रही हो। बस थोड़ा और, सोफी ने आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे गायब होने लगी थी। अभी भी कुछ कमी है, थोड़ा सा और, हमें एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए। तब मुझे समझ आ गया, उन्हें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते रहने के लिए एक वजह चाहिए थी। कुछ ऐसा जो एक्सपेरिमेंट से ऊपर हो, गेम से भी ऊपर, कुछ जो सच में दिल से महसूस किया गया हो। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, मैंने अपने दिल की सबसे गहरी जगह से कहा। न एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह, न एक गेम कैरेक्टर की तरह, बल्कि एक ऐसी हस्ती की तरह जो सिर्फ एक ही है और जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। चाहे तुम सोफी हो या रेन, या तुम दोनों का मिला हुआ रूप, मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो। अचानक पूरा स्पेस इतनी तेज रोशनी से भर गया कि आंखें चुंधिया गईं। पजामा सेट अचानक पूरी तरह खुल गया और दोनों को अपने अंदर ले लिया। मैंने तुरंत आंखें खोल दी और खुद को वापस लैब में पाया। मेरे हेड से इलेक्ट्रोड हेलमेट हटाया जा रहा था। मेरी सिस्टर एकदम सीधी खड़ी थी, उसकी आंखें एक्सपेरिमेंट पॉड पर टिकी हुई थीं। अंदर क्या हुआ? उसने जल्दी से पूछा। कॉन्शियसनेस वेव्स अचानक पूरी तरह स्टेबल हो गईं। मैंने एक्सपेरिमेंट पॉड की तरफ देखा। रेन, या ज्यादा सही कहूँ, ये नई हस्ती धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। उसकी प्यूपिल्स अब भी वही एम्बर कैट वाली थीं, लेकिन उनके अंदर की गहराई पहले से पूरी तरह अलग थी। पहले वाला मासूम और उलझा हुआ पागलपन कम हो चुका था। उसकी जगह एक शांत और समझदार सी नजर आ गई थी। हे, उसने धीरे से बुलाया। उसकी आवाज़ में रेन की स्वीटनेस भी थी और सोफी की शांति भी। मुझे सब याद आ गया। मेरी सिस्टर डिसबिलीफ में मॉनिटरिंग स्क्रीन को देखती रह गई। ये इम्पॉसिबल है। दोनों ब्रेन वेव्स मिलकर एक बिल्कुल नया पैटर्न बना चुकी हैं।
रेन धीरे से बैठ गई और अपने कैट ईयर्स को फिंगर टिप्स से टच करने लगी, फिर मेरी तरफ देखा। हमें दोनों को जिंदा रहने की वजह देने के लिए थैंक यू। दोनों को? मैंने ध्यान से पूछा। सोफी की मेमोरीज और इमोशंस और रेन की आइडेंटिटी और बॉडी। वो मुस्कुराई। हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों मिलकर तुमसे प्यार करेंगे। मेरी सिस्टर वहीं खड़ी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था। ये तो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर के हर थ्योरी को उल्टा कर देता है। नहीं, मैंने धीरे से कहा, ये सिर्फ ये प्रूव करता है कि कॉन्शियसनेस हमारी सोच से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अडेप्टेबल है। रेन, या शायद अब उसे सोफी रेन कहना चाहिए था, धीरे से पॉड का ग्लास पैनल खोलकर बाहर आई। उसकी मूवमेंट्स पहले से ज़्यादा नेचुरल और ग्रेसफुल थीं, लेकिन उसके अंदर वो कैट गर्ल वाली स्टाइल अब भी वैसे ही थी। डॉक्टर लैम, उसने मेरी सिस्टर की तरफ मुड़कर कहा, पहले जो मैंने वायलेंट काम किए उसके लिए सॉरी। वो फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट था। हम दोनों उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मेरी सिस्टर ने अपने ग्लासेस ठीक किए। वो अब भी कॉशियस थी, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी छुपा नहीं पा रही थी। अब तुम कैसा फील कर रही हो? बहुत अजीब। उसने अपने हैंड्स को देखा। मुझे सोफी यू की पूरी लाइफ याद है, और साथ ही रेन की सारी मेमोरीज भी, वो गेम वाली सिचुएशंस भी जो कभी रियल में हुई ही नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। लेकिन फीलिंग्स असली हैं। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। वेलकम बैक। वैसे मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बुलाऊं। बस रेन। वो मुस्कुराई। ये वही नाम है जो मेरे छोटे भाई को पसंद था, और ये वही नाम है जिससे तुम प्यार करने लगे थे। मेरी सिस्टर के चेहरे पर अब भी डाउट था, लेकिन मॉनिटरिंग स्क्रीन पर स्टेबल वेव्स सब कुछ प्रूव कर रही थी। ये कोई इल्यूजन नहीं था। मुझे ये सब डॉक्यूमेंट करना होगा। वो हैरानी में हेड शेक करते हुए बोली, ये कॉन्शियसनेस साइंस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। उससे पहले रेन की टोन अचानक सीरियस हो गई। जो लोग मेरा सर्वेलेंस कर रहे थे उनके बारे में बात करनी है। मेरी सिस्टर का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो कंपनी की सिक्योरिटी डिवीजन थी, वो सिर्फ सीईओ की बात मानते हैं। अच्छा। रेन के क्लॉज धीरे धीरे बाहर आने लगे। लगता था ये आदत अब भी उसके साथ रहने वाली है। तो फिर सीईओ को बोल दो वो ऑर्डर खुद वापस ले ले। उसने आंखें हल्की सी सिकोड़ी। वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे दिखाने में कि असली सिस्टम फेलियर कैसा लगता है। मेरी सिस्टर ने मुश्किल से सलाइवा निगला और हेड हिला दिया। मैं हैंडल कर लूंगी। मैं रेन को इतनी कैजुअली मेरी सिस्टर को थ्रेटन करते देख रहा था, और एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कुछ पुराना और कुछ बिल्कुल नया एक साथ। वो अब भी वही डेंजरस रेन थी जिसे मैं जानता था, लेकिन अब उसके अंदर सोफी की शांति और समझ भी थी। ये वही बैलेंस था जिसकी मुझे उम्मीद थी। चलो, उसने मेरा हाथ खींचकर कहा, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। लैब से बाहर निकलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मेरी सिस्टर अब भी वहीं खड़ी थी, पूरी तरह शॉक में। ओह हाँ, वैसे, रेन ने अचानक याद आने पर कहा, स्टारी नाइट वाला पजामा सेट अभी भी अपार्टमेंट में है। वो ब्लिंक करके मुस्कुराई। वही मेरा स्टेबलाइजर है, और गेम वर्ल्ड के साथ मेरा कनेक्शन पॉइंट भी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाली। घर वापस जाते वक्त मेरी कैट गर्ल रेन, जो आधी मासूम और आधी डरा देने वाली थी, मेरा आर्म टाइटली पकड़े हुए चल रही थी। शाम की रोशनी उसके पिंक बालों को हल्का सा गोल्डन रंग दे रही थी, और उसके कैट ईयर्स हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। हे, उसने अचानक कहा, मुझे लगता है अब शायद मैं पहले की तरह इतनी इजीली डार्क मोड में नहीं जाऊंगी। ये बोलते वक्त उसकी आवाज़ में हल्की सी शर्म और गिल्ट था। मेरे अंदर जो सोफी वाला हिस्सा है वो मुझे अब ज़्यादा सेंसिबल बना रहा है। कोई बात नहीं, मैं मुस्कुराया। सच कहूँ तो पुरानी वाली रेन काफ़ी डरावनी थी, लेकिन वो तुरंत मेरी तरफ घूम गई। उसका एक क्लॉ हल्की सी मेरे चेस्ट पर टिक गया, और उसकी आंखों में वही पहचानी हुई डेंजरस चमक दिखने लगी। अगर तुमने कभी अपना दिल बदला? कभी नहीं। मैंने धीरे से उसका क्लॉ अपने हाथ में पकड़ लिया। वो खुश होकर सर हिलाने लगी, और उसका एक्सप्रेशन फिर से यूजुअल सॉफ्ट स्माइल में बदल गया। अच्छा, वो मुस्कुराई। घर पहुंचने के बाद तुम्हें स्पेशल बोनस कैट पैम्परिंग मिलेगी। मैं हंसा और सर हिला दिया। ये अजीब सी हस्ती, आधी गेम कैरेक्टर और आधी इंसानी कॉन्शियसनेस, एक साथ डेंजरस भी और प्यारी भी। सोफी और रेन दोनों मेरी जिंदगी का अलग ना किया जा सकने वाला हिस्सा बन चुकी थीं, और हमारी कहानी अभी बस शुरू हुई थी।